हम बहरीन में हुई ऐतिहासिक घटना की ओर बढ़ रहे हैं। पहली बार सीरिया और लेबनान के सैन्य अधिकारी अमेरिका के नेतृत्व वाले क्षेत्रीय रक्षा सम्मेलन में 12 देशों के साथ बैठे, जिनमें सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन, यूएई और अन्य शामिल हैं। वे सभी मनामा में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के तहत क्षेत्रीय सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य को अंतर्राष्ट्रीय नौवहन के लिए खुला रखने के अपने साझा संकल्प की पुष्टि करने के लिए एकत्र हुए। अब ये जो तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं वो काफी खास है, क्योंकि इसका मतलब है कि सीरिया, जिसे 2 साल पहले तक एक ईरान समर्थित तानाशाह असद द्वारा शासित किया जाता था, अब अमेरिका की मेज पर बैठा है। लेबनान की सेना, जिसे हिजबुल्लाह ने वर्षों तक नजरअंदाज किया, अब वैध सुरक्षा साझेदार मानी जा रही है। यानी मध्य पूर्व को वास्तविक समय में फिर से व्यवस्थित किया जा रहा है। अब एक और वाक्य है जो कुछ साल पहले असंभव लगता था। सीरिया के विदेश मंत्री आज बेरूत में हैं और दमिश्क हिजबुल्लाह से बातचीत को तैयार है। आज की सीरियाई सरकार उन्हीं पूर्व विद्रोही कमांडरों से बनी है जिन्होंने हिजबुल्लाह के खिलाफ सालों तक लड़ाई की, जबकि हिजबुल्लाह पूर्व तानाशाह असद का समर्थक था। अब वे सत्ता में हैं और उन्हें तय करना है कि लेबनान के सबसे ताकतवर सशस्त्र समूह के साथ क्या किया जाए, खासकर जब पिछले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुझाव दिया कि सीरिया को इजराइल के बजाय हिजबुल्लाह से निपटना चाहिए। अब सीरिया ये जोर दे रहा है कि वो सैन्य रूप से हस्तक्षेप नहीं करेगा और ना ही किसी का पक्ष लेगा, लेकिन ये तथ्य कि ये बातचीत भी हो रही है आपको सब कुछ बता देता है कि इस क्षेत्र को कितनी नाटकीय रूप से पुनर्गठित और बदल दिया गया है। अब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं हागर शेमाली, लेबनान इजराइल पीस अलायंस की सह संस्थापक और व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में सीरिया लेबनान की पूर्व निदेशक। तो आप जानती हैं, सीरिया कहता है कि वो सैन्य रूप से हस्तक्षेप नहीं करेगा, वो किसी का पक्ष नहीं लेगा। फिर भी उसका विदेश मंत्री बेरूत में है और कहता है कि दमिश्क जरूरत पड़ने पर हिजबुल्लाह से मिलने को तैयार है। मेरा सवाल है, क्या सीरिया वास्तव में हिजबुल्लाह को नियंत्रित करने का कूटनीतिक तरीका ढूंढ रहा है, या दमिश्क ऐसी चीज में उलझ गया है जिसे वो काबू नहीं कर सकता? सबसे पहले धन्यवाद नताशा, मुझे बुलाने के लिए। आप यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को उजागर कर रही हैं, क्योंकि सच्चाई यह है कि सीरियाई सरकार वास्तव में अपने ही देश के ज्यादातर हिस्सों पर नियंत्रण नहीं रख पा रही है। इसलिए वे ऐसी स्थिति अपनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे लेबनान का समर्थन कर सके। उन्होंने बैठक में कहा कि वे जानते हैं कि बशर अल असद के शासन में चीजें कैसी थीं। लेबनानी लोगों को बशर उल असद या सीरिया की दखलंदाजी की कोई बात सुनना बहुत असहज और परेशान करता है। जैसा कि हम जानते हैं, वे लगभग 20 साल तक लेबनान पर कब्जा किए हुए थे, इसलिए उनकी सोच बस यही है कि वे अपने ही देश पर ध्यान केंद्रित कर सके। जैसा कि आपने बताया, ये मुद्दा अमेरिका की ओर से उठाया गया है, लेकिन शुक्र है कि इसे ज्यादा समर्थन या महत्व नहीं मिला है। आप जानती हैं, चिंता है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप ने अल शरा पर लेबनान में हस्तक्षेप का दबाव डाला तो क्या वे मानेंगे या नहीं। अब तक उन्होंने साफ कहा है कि लेबनान में दखल देने में उनकी कोई रुचि नहीं है। उनके पास अपने ही मसले हैं जिन पर काबू पाना है, और मुझे नहीं लगता कि उन्हें वैसे भी हिजबुल्लाह के लिए कोई लगाव है। ट्रंप का मानना था कि सीरिया इजराइल की जगह हिजबुल्लाह से निपटेगा, और ईरान अमेरिका समझौते में लेबनान के साथ संबंध इजराइल की वापसी को हिजबुल्लाह के निरस्त्रीकरण से जोड़ते हैं। यहाँ जिस डीकन्फ्लिक्शन सेल की बात हो रही है, उसका मकसद हालात शांत रखना है। लेकिन वॉशिंगटन की असली रणनीति क्या है? क्योंकि बाहर से देखने पर लगता है कि कई रणनीतियां साथ चल रही हैं और शायद एक दूसरे का विरोध कर रही हैं। जब मैंने समझौते की बात की थी, मेरा मतलब लेबनान और इजराइल के बीच था। हाँ ठीक है, आप सही कह रही हैं, एक साथ बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा अलग करना चाहती हूँ। लेबनान और इजराइल के बीच सबसे अहम प्रक्रिया स्टेट डिपार्टमेंट की देखरेख में चल रही शांति प्रक्रिया है। ये पतले हफ्ते हुए त्रिपक्षीय ढांचा समझौते की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है। उसकी 3 सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली, कि इसने इस प्रक्रिया को ईरानी शासन की पकड़ से बाहर निकाल लिया। दूसरी बात, इसने साबित किया कि इस प्रक्रिया में निवेश और उसे जारी रखना सार्थक है। और तीसरी, इसने लेबनान में पूरी कहानी ही बदल दी, जहां तर्क यह है हिजबुल्लाह के हथियारों की जरूरत नहीं है और उसकी सेवाएं भी नहीं चाही जाती। इजरायली वापसी के लिए उनके हथियार जिम्मेदार नहीं होंगे। असल में उनके हथियार छोड़ने से ही अंततः इजरायली वापसी होगी, और यही वो बात है जिस पर ये दोनों साझेदार सच में काम कर रहे हैं। अब जब आप विरोधाभासों की बात कर रही हैं तो मैं बताऊंगी।
कुछ दिन पहले इस बारे में उपराष्ट्रपति वेंस से पूछा गया था। उन्होंने कहा, एमओयू की पहली पंक्ति लेबनान में युद्ध विराम का जिक्र करती है। मेरी व्याख्या में त्रिपक्षीय ढांचा समझौता ही मेरी व्याख्या में उस पहली पंक्ति का अर्थ है, और ईमानदारी से कहूं तो यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। जहां तक इस डीकन्फ्लिक्शन सेल की बात है, मुझे इसमें ज्यादा भरोसा नहीं है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात लेबनानी और इजरायली या एलएएफ और आईडीएफ के बीच समन्वय प्रयास है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना भी शामिल है, और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। मुझे भी लगता है हमें जानना चाहिए कि ईरानी शासन की किसी प्रक्रिया में भागीदारी कभी गारंटी नहीं मानी जा सकती। सही है, मेरा मतलब है सेंटकॉम आज ये चर्चा कर रहा है, आपकी नजर में ये कितना अहम है? क्या आपको लगता है कि अमेरिकी सेना इतना प्रभाव है कि वो इन कूटनीतिक ढांचों को कायम रख सके? तो सबसे पहले मैं कहूंगी कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बैठक जिसकी अगुवाई सेंटिकॉम ने की है, जैसा कि आपने पहले कहा था और जैसा कि रूथ ने भी उल्लेख किया, ये वास्तव में मध्य पूर्व को नए सिरे से आकार देने की प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसे हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। एक बात है, और मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ ज्यादा कवितामय नहीं हो जाऊंगी, लेकिन जब मैं त्रिपक्षीय रूपरेखा समझौते को देखती हूँ तो मेरे लिए इसे इतना महत्वपूर्ण बनाने वाली बात उन 3 बिंदुओं के अलावा जो मैंने पहले बताए, ये है कि ये वास्तव में अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। इस मामले में ईरानी शासन और उसके प्रॉक्सी गुटों तथा ऐसे मध्य पूर्व के बीच संघर्ष है जो आगे बढ़ना चाहता है और स्थिरता व समृद्धि चाहता है, और वो सेंटकॉम बैठक वास्तव में इसका प्रतीक है। मैंने खुद पर्दे के पीछे पिछले 2 महीनों से लेबनानी और इजरायलियों के बीच चल रही बातचीत को देखा है, और आप निश्चित रूप से अमेरिकी सेना की ओर से प्रतिबद्धता और इच्छा देख सकते हैं, जैसा कि हमेशा से रहा है वैसे भी इस क्षेत्र में, लेकिन वास्तव में एक सहायक भूमिका निभाने के लिए, न केवल लेबनान और इजराइल में बल्कि इस व्यापक क्षेत्र में भी, और जिस दिशा में यह जा रहा है। हालांकि मुझे कहना होगा कि इसमें धैर्य लगेगा। आप जानती हैं, हम सभी बहुत बेचैन हैं और हम चाहते हैं कि चीजें सुनिश्चित हों, और शायद उतार चढ़ाव भी आएंगे, लेकिन आशा रखने के बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी हागर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन सब पर आपका नजरिया सुनना वाकई बहुत दिलचस्प था। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद।